नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कानून की जानकारी देंगे, खासतौर पर हिट एंड रन केस और रोड रेस से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़े हुए आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। और जब रोड पर किसी कार की सड़क पर दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना स्थल पर रुके बिना वहां से भाग जाने को हिट एंड रन कहा जाता है। जब कोई दुर्घटना के बाद अगर अपनी पहचान छिपाने के मकसद से दुर्घटना स्थल से फरार हो जाता है तो उस स्थिति को हिट एंड रन केस कहा जाता है। इन हालातों में दोषी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हादसे में किसी को जानमाल का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर किसी के जानमाल को खतरा हुआ है तो सजा काफी बड़ी हो सकती है। वहीं ये बात भी इस मामले में अहम होती है कि जिस कार से हादसा हुआ वह सड़क के फुटपाथ पर चल रहे लोगों के साथ हुआ या किसी वाहन में बैठे व्यक्ति के साथ हुआ। अगर गाड़ी से कुचलने से किसी की मौत हो जाती है तो भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। यही नहीं, पुलिस संगीन मामलों में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत भी मामला दर्ज कर सकती है, जिसमें आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होता है और इसमें आरोपी को उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। हिट एंड रन के साथ ही आज हम आपको एक और बात यहाँ पर बताएंगे, वो है रोड रेस। दरअसल रोड रेस से मतलब ये है कि आक्रामक या क्रोधित व्यवहार से जो सड़क वाहन के चालक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वाहन को लेकर सड़क पर बहस, गाली गलौज और मारपीट जैसे व्यवहार इसके अंतर्गत आते हैं। अक्सर रोड रेस के दौरान ही हिंसा हो जाती है और रोड रेस में असभ्य, आक्रामक हाव भाव और मौखिक अपमान, धमकी के साथ ही खतरनाक ड्राइविंग के तरीके भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ड्राइवर या पैदल यात्री ऐसे नकारात्मक व्यवहारों का लक्ष्य बन जाते हैं। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। आज सड़क दुर्घटना, हिट एंड रन केस और रोड रेस से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता धनंजय मित्तल जी। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। तो धनंजय जी आपको इस विषय से संबंधित तमाम जानकारी देंगे। अगर आपका भी सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। रोड रेस या फिर आप हिट एंड रन केस या इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके पास है सड़क दुर्घटना से संबंधित तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और फोन करके जानकारी ले सकते हैं। धनंजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि हिट एंड रन केस की कानूनी परिभाषा क्या होती है, हमें बताएं। जी, हिट एंड रन केस की परिभाषा किसी भी कानून में स्पेसिफिकली नहीं दी गई है, लेकिन आसान शब्दों में हिट एंड रन केस वह केस होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने मोटर व्हीकल से किसी दूसरी व्यक्ति की मोटर व्हीकल या उस व्यक्ति को टक्कर मार के वहां से फरार हो जाए। जी, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट की परिभाषा का वर्णन वैसे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में किया गया है। इस सेक्शन के अनुसार कोई भी मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट जिसमें एक्सीडेंट करने वाले की मोटर व्हीकल की आइडेंटिटी कोशिश करने के बाद भी ना पता चल सके उसे हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट कहा जाता है। जी, हिट एंड रन केसेस में अक्सर आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 279, 337, 338 या 304A दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सेक्शन पर्टिकुलरली दर्ज होगा वो विक्टिम को कितनी चोट लगी है, उसकी डिग्री ऑफ हर्ट कितनी है, उसके अनुसार दर्ज किया जाता है। जी, ये बताइए कि नया हिट एंड रन कानून क्या था और जिस पर विरोध भी हो रहा था। जी, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 जो नया कानून बना है हमारा, इसके सेक्शन 106 में नए हिट एंड रन कानून के बारे में बताया गया है। इसके 2 सब सेक्शन हैं।
सबसेक्शन 1 मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति को ठोकर लगने से मौत हो जाने पर अक्यूज्ड की क्वांटम ऑफ सेंटेंस के बारे में बताता है। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल की दी गई है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में कोई डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अक्यूज्ड हो जो किसी भी तरह का मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो, तो उसे मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की होगी। सबसेक्शन 2 में एक बहुत अहम हिस्सा कवर किया गया है। अगर किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए और जिस व्यक्ति ने वो एक्सीडेंट किया है वो उसे पुलिस या मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे बिना ही फरार हो जाए, तो उसे 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है। जी। फाइन लगाने का प्रावधान दोनों ही सबसेक्शंस में दिया गया है। इस कानून में 2 इंग्रेडिएंट्स का साबित होना लेकिन बहुत जरूरी है। पहला कि किसी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के कारण किसी की मौत होना, दूसरा कि एक्सीडेंट किसी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट करने की वजह से हुआ हो। अगर एक्सीडेंट करने वाले की मौत हो जाए तो दूसरे व्यक्ति जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो उसको इस कानून में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नए हिट एंड रन कानून पर मेनली 2 कारण से विरोध हो रहा है। पहला कि ये कानून आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेशन में। आर्टिकल 23 के अनुसार किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को अपने ही खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में अब आप अगर 1062 को हम देखें तो इसमें हम एक तरीके से पुलिस या मैजिस्ट्रेट को अपने ही खिलाफ गवाही दे रहे हैं। जी। और दूसरा कि ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल ड्राइवर्स इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस कानून में अक्यूज्ड की मॉब वायलेंस से सेफ्टी का उपाय नहीं दिया गया। कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक्सीडेंट कर देते हैं और वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं मारने के लिए, उसका उपाय नहीं दिया गया। कमर्शियल ड्राइवर्स के लंबे वर्किंग आवर्स और रोड की कंडीशन को भी विरोध का कारण माना जा रहा है। ठीक है, ये बताइए कि भारतीय दंड संहिता में हिट एंड रन केस में कार्रवाई और सजा के क्या प्रावधान है? भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी सिर्फ कानून और उनकी वायलेशन करने पर दंड के बारे में बताया गया है। कार्रवाई प्रोसीजर हमेशा सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया जाता है। उसके अनुसार जब भी पुलिस को किसी हिट एंड रन के घटना की सूचना प्राप्त होती है तो सबसे पहले डीडीआर में एंट्री की जाती है। अगर इन्फॉर्मेंट की आइडेंटिटी वेरीफाइड हो तो सीधा एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। विक्टिम अगर स्टेटमेंट देने के काबिल हो तो उसकी स्टेटमेंट पर भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एफआईआर कौन से सेक्शन में लेकिन दर्ज होगी वो डिग्री ऑफ हर्ट पर डिपेंड करती है। जी। जितनी गंभीर चोट उतना ही गंभीर सेक्शन दर्ज होता है। ये तो होगी हमारी एक इनिशियल एफआईआर दर्ज होती है, उसमें कौन सा सेक्शन होएगा। जब अब आयो अगर कोई पुलिस पार्टी वहां पहुंचती है स्पॉट पे तो आयो को एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच के विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। एक्सीडेंट की व्हीकल की पोजीशन मार्क करके व्हीकल को रोड के साइड में लगवाना होता है। व्हीकल की छानबीन करके अगर मौके पर कोई विटनेसेस हो तो उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने होते हैं। एक्सीडेंट स्पॉट का एक रफ स्केच प्रिपेयर करना होता है और व्हीकल उसकी ठुके हुए हिस्से, टूटे हुए शीशे, स्किड मार्क्स, इस सब की हर तरफ से तस्वीरें खींचनी होती हैं। बाकी कोई भी रेलेवेंट एविडेंस प्राप्त हो तो उसकी एंट्री भी फॉर्म नंबर 86 में करनी होती है। जी, ठीक है सर, ये बताइए कि हिट एंड रन केस में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, हिट एंड रन केस में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोस्टली कॉम्पेंसेशन रिलेटेड कार्रवाई होती है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के इंट्रोडक्शन से हिट एंड रन की वजह से मौत होने पर 2 लाख तक की कॉम्पेंसेशन क्लेम की जा सकती है। पहले इसमें सिर्फ 25,000 तक का कॉम्पेंसेशन क्लेम किया जा सकता था। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हिट एंड रन एक्सीडेंट में गंभीर चोट लगती है तो वो
50,000 तक का कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। गंभीर चोट लगने पे पहले सिर्फ 12,500 कॉम्पेंसेशन क्लेम किया जा सकता है। जी, ठीक है। जब सड़क में हमारी कार किसी को भी घायल करती है तो कानूनी तौर पर हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए उस वक्त? जी, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 134 किसी भी एक्सीडेंट में जिस व्हीकल के ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया हो उस पर एक ड्यूटी कास्ट करता है। व्हीकल के ड्राइवर या जो भी उस व्हीकल का इंचार्ज है उसे इंजर्ड पर्सन को जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन दिलवानी होती है। इंजर्ड को मेडिकल हेल्प दिलवा के इंसिडेंट को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होता है। लेकिन अगर एक्सीडेंट करने वाले को लगे कि वहां मॉब फ्यूरी का डर है तो बेहतर है कि वहां से निकल के पुलिस स्टेशन में इंसिडेंट डायरेक्टली रिपोर्ट करे ताकि पुलिस अपने आप ही कार्रवाई करे। जी, ठीक है। अगर आदमी को अपने आप को भी बचाना है किसी सिचुएशन में। अगर आपको लगता है कि वहां पर भीड़ इकट्ठा होकर आप पर हमला कर सकती है तो आपका वहां से निकलना बेहतर है। ठीक है। ये बताइए कि अगर आरोपी हादसे के बाद घटनास्थल से भाग जाता है तो क्या सजा के प्रावधान और भी ज्यादा कड़े हो सकते हैं? अगर वो पुलिस स्टेशन ना जाकर निकल जाता है, वहां से भाग जाता है, तो क्या सजा के प्रावधान के उसके आधार पर देखे जाते हैं कि इसको कितनी सजा मिलेगी? उस वक्त ऑन द स्पॉट वहां से भाग गया था या इस तरह से कुछ? भारतीय दंड संहिता के अनुसार घटना स्थल पर रुकने या वहां से भाग जाने से सजा का प्रावधान ज्यादा या कम कड़ा नहीं होता है। आईपीसी में एक्सीडेंट में विक्टिम को कितनी चोट लगी है उससे प्रावधान कड़ा या ज्यादा कड़ा या कम कड़ा होता है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 जो हमारा नया कानून है उसमें आरोपी पर घटनास्थल से भाग जाने और इंसिडेंट को रिपोर्ट ना करने पर सजा के प्रावधान कड़े किए गए हैं। इससे आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन नए कानून में सिर्फ घटनास्थल से भाग जाना सजा के प्रावधान और कड़ा बनाने के लिए काफी नहीं है। जी जी। आरोपी को ठोकर मारने से विक्टिम की मौत होना और घटनास्थल से भाग जाना सजा के प्रावधान को कड़े करते हैं। जी। अब सपोजिंग किसी को ग्रीवियस हर्ट लगी है या फिर सिर्फ चोट लगी है और उसकी मौत नहीं हुई और वो आदमी फरार हो जाता है तो 1062 हमारे नए कानून का अप्लाई नहीं होगा। कानूनी पहलू को समझा रहे हैं और रोड रेस संबंधी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। धनंजय जी, अगर कार चालक खराब तरीके से कार चला रहा है और उसकी कार फुटपाथ पर चढ़ जाती है और उसके साथ ही क्या कार्रवाई की जा सकती है उसके खिलाफ? ऐसी स्थिति कार चालक पर आईपीसी का सेक्शन 279 दर्ज किया जा सकता है और उसको 6 महीने तक की जेल या 1,000 रुपए तक का फाइन या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। नए कानून में भी ऐसी ही सिचुएशन के लिए सेम प्रोविजन है। इसमें ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, खाली वो सेक्शन थोड़े ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। जी, ठीक है। ये बताइए कि शराब पीकर जान माल को नुकसान पहुंचाने पर क्या सजा का प्रावधान रहता है? जी, ड्रंक ड्राइविंग के बारे में सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है। इसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होने पर उनके शरीर में 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा शराब पाई जाए तो पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने की सजा या 2,000 तक का फाइन या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। अगर वही व्यक्ति 3 साल के अंदर दोबारा पकड़ा जाए तो उसे 2 साल तक की सजा या 3,000 तक का फाइन या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन अब प्रेजेंटली फाइन को बढ़ा के 10,000 तक का कर दिया गया है और रिपीट ऑफेंसेस में ड्राइवर्स लाइसेंस भी रद्द कर लिया जाता है। ठीक है। ये बताइए कि अगर खराब गाड़ी चलाते समय अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो क्या होता है उस वक्त?
जी, ऐसी सिचुएशन में आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार आरोपी पर सेक्शन 304A का पर्चा रजिस्टर किया जाता है, जिसके मुकदमे में उसको 2 साल तक की सजा या 1000 रुपए फाइन या दोनों सुनाया जा सकता है। नए कानून में 2 साल की सजा को बढ़ाकर 5 साल तक का कर दिया गया। जी, ठीक है। रोड रेज की कानूनी परिभाषा क्या है? जी, रोड रेज को ना तो मोटर व्हीकल एक्ट में डिफाइन किया गया है और ना ही इंडियन पीनल कोड में इस टर्म की कोई कानूनी परिभाषा है। इसकी आम परिभाषा किसी मोटर व्हीकल के ड्राइवर का खतरनाक या वायलेंट तरीके से रिएक्ट करने को माना जाता है। नीडलेस टू से दिस रिएक्शन इज टुवर्ड्स द अदर मोटरिस्ट्स ऑन द रोड। ठीक है, ये बताइए कि रोड रेस मामलों में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई हो सकती है? जी, रोड रेज किसी भी मोटर व्हीकल को चलाने वाले या सवारी के वायलेंट बिहेवियर को माना जाता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाए या डराए, जैसे मानिए कि मैं आपकी गाड़ी को कट मार के निकला या हॉर्न बजाऊं जिससे परेशान होकर आप मुझे चोट पहुंचाए, या आपकी आपत्ति से परेशान होकर मैं आपको चोट पहुंचाऊं, उसे रोड रेज माना जाता है। जी, इसमें किसी भी व्यक्ति को कितनी चोट पहुंचती है उससे धाराएं लगती हैं। अगर सिर्फ चोट लगी है तो 323 सेक्शन, अगर गंभीर चोट लगी है तो सेक्शन 325, और अगर चोट किसी हथियार से पहुंचाया जाए तो सेक्शन 324 या सेक्शन 326। अगर रोड रेज में किसी की मौत हो जाए तो सेक्शन 302 या फिर सेक्शन 304। जी, ये बताइए कि रोड रेज मामले में जमानत के क्या प्रावधान रहते हैं? जमानत के प्रावधान रोड रेज केसेस में विक्टिम को कितनी चोट पहुंची है, हाँ, यानी कि डिग्री ऑफ हर्ट पर डिपेंड करता है। जितनी चोट विक्टिम को पहुंची होगी उसके अनुसार आईपीसी की धारा लगेगी, और जौन सी धारा लगेगी उसके अनुसार जमानत के प्रावधान के बारे में पता चलेगा। सपोजिंग मामला सिर्फ चोट लगने का है तो सेक्शन 323 दर्ज होगा जो अवेलेबल है। जी, गंभीर चोट लगी है तो सेक्शन 325 लगेगा जो भी अवेलेबल है, लेकिन अगर गंभीर चोट किसी हथियार से दी जाए तो वह नॉन अवेलेबल है। जी, इसमें बेल कोर्ट से लेनी पड़ेगी। वैसे ही सेक्शन 302 और 304 भी नॉन अवेलेबल है। इसमें भी बेल लेने के लिए आरोपी को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन नए कानून में हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को भी नॉन अवेलेबल बना दिया गया है। इसके बारे में नए कानून के सेक्शन 113 और सेक्शन 115 में बताया गया। जी, अगर हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग हो तो क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग हो तो उसके साथ भी वही कार्रवाई होती है जैसे किसी मेजर के साथ हो। फर्क इतना होता है कि उसका मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग मोस्टली जुवेनाइल्स को बेल ग्रांट करना ही रूल होता है। जी, कुछ एक्सेप्शन इसमें कार्व आउट किए गए हैं, जैसे कि कस्टडी से बाहर आके उसका क्रिमिनल्स के साथ उठने बैठने की संभावना, या उसको किसी प्रकार का मॉरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर हो, तो उन केसेस में बेल रिजेक्ट हो सकती है। जी, लेकिन हिट एंड रन केसेस में जो धाराएं लगती हैं वो अवेलेबल है, तो यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A में एक अहम बात है कि अगर कोई नाबालिग जिसके पास लाइसेंस ना हो वो हिट एंड रन केस में आरोपी हो, तो जो इस मोटर व्हीकल का मालिक है
उसे 3 साल तक की सजा और 25,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को हिट एंड रन केस और साथ ही साथ रोड रेस के बारे में भी तमाम कानूनी पहलू को समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।